दोस्तों, स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप सब जानते हैं कि सी टेट, एच टेट, एनटीटी जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ लें, यानी इसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं, पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोलबर्ग है, स्किनर है, साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, स्किनर, थॉर्नडाइक, मॉन्टेसरी जैसी पेडागोजिकल थ्योरीज जिन्होंने इन्होंने करवाई हुई है, जो भी इन्होंने पेडागोजिकल थ्योरीज करवाई हुई है साइकोलॉजी में, तो इनके सवाल को जो समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीडीपी के पहले ही 4 वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम जो है फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और वेबसाइट पर भी इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सी टेट, एच टेट और यूपी टेट और एनटीटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी जिनसे आप कर सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? बच्चों में संरक्षण यानी कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये पियाजे की थ्योरी है। पियाजे की थ्योरी से है जो संरक्षणात्मक जो है कंजर्वेशन की जो समझ है किस अवस्था में होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, संवेदी गामक में होती है, ठोस संक्रियात्मक में होती है या औपचारिक संक्रियात्मक में होती है? देखिए, पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस दी थी। सबसे पहले है संवेदी गामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो हमारा कंजर्वेशन, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन, ये तीनों ही हमारे पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ठोस संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं हमारे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है यस, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चों में संरक्षण की जो समझ है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, वस्तु स्थायित्व की समझ किस अवस्था में आती है? ये भी देखिए पियाजे का ही कंसेप्ट है कि पियाजे की थ्योरी है। एक साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी थ्योरी दी हुई है ऐसा पियाजे ने। तो उनका वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस किस समझ की अवस्था में आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में जो है वो संवेदी गामक अवस्था में आता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं हमारा क्या है। पहले तो संवेदी गामक पे हम क्लिक करेंगे, तो अब देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में हमारे पास वस्तु स्थायित्व की समझ बच्चे में आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में केवल परीक्षक की होती है, व्याख्याता की होती है, स्कैप फोल्डिंग देने वाला सहायक होता है या दंड देने वाला होता है? तो देखिए, केवल परीक्षक और व्याख्यात और दंड देना ये ZPD शिक्षक की भूमिका में नहीं आता। स्कैप फोल्डिंग देना यानी सहायता प्रदान करना, बच्चे को थोड़ी सी मदद की आवश्यकता होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमलिटी यानी एक मुकाम तक पहुंचने के लिए हल्का सा पुशअप हल्का सा पुशअप करना होता है। तो इसलिए बच्चों को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसमें थोड़ी सी स्कैप फोल्डिंग देने वाला सहायक होता है। तो ये इसका राइट आंसर स्कैप फोल्डिंग देना जो है इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
कोलबर्ग के पारंपरिक स्तर पर नैतिक निर्णय किस आधार पर होते हैं? कोलबर्ग के पारंपरिक स्तर पर सभी जानते हैं कि कोलबर्ग ने 3 जो है स्टेजेस दिए हैं, और जो इसके आगे जो 2 आगे इसने जो लेवल्स दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट जो है इसकी पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, तो 3 अवस्थाएं आ जाएगी। तो इसमें पारंपरिक के बारे में पूछा गया है। कोलबर्ग के पारंपरिक स्तर पर नैतिक निर्णय किस आधार पर होते हैं? तो दंड पुरस्कार से, व्यक्तिगत लाभ से, सामाजिक विकृति और नियम व्यवस्था से, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ का थर्ड आ जाएगा, यानी सामाजिक स्वीकृति और नियम व्यवस्था से है। तो पारंपरिक स्तर पर नैतिक निर्णय किस आधार पर होता है? सामाजिक स्वीकृति और नियम व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सामाजिक स्वीकृति और नियम व्यवस्था से है। तो इसका राइट आंसर सामाजिक स्वीकृति और नियम व्यवस्था से है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुकरणीय अधिगम का मूल घटक क्या है? अनुकरणीय अधिगम का मूल घटक क्या है? प्रतिस्पर्धा है, ध्यान स्मृति, पुनरुत्पादन, प्रेरणा है, जन्मजात प्रवृत्ति है या दंड है? अनुकरणीय अधिगम आप जानते हो कि बेंडूरा द्वारा दिया है अनुकरण, ये इसका मूल घटक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 2 आ जाएगा, ध्यान स्मृति, अटेंशन, रिटेंशन और प्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो इसका ध्यान स्मृति, पुनरुत्पादन और प्रेरणा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन, सभी जानते हैं स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दिया और पावलोव ने क्लासिकल कंडीशन दिया है। तो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन किस पर आधारित होता है? उत्तेजना संयोजन पर है, प्रतिक्रिया परिणाम यानी रीइंफोर्समेंट पर है, अंतर्दृष्टि पर है या गेस्टॉल्ट पर है? स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन किस पर है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, यानी रीइंफोर्समेंट जो है, स्किनर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन रीइंफोर्समेंट यानी प्रतिक्रिया परिणाम यानी रीइंफोर्समेंट है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं क्या है, यस, ऑप्शन 2 करेक्ट है, प्रतिक्रिया परिणाम यानी रीइंफोर्समेंट है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन में रीइंफोर्समेंट पर बात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम, देखिए थॉर्नडाइक का आप जानते हो लर्निंग थ्योरीज दी है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के जो इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट का आशय क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, तो हर प्रतिक्रिया याद रहती है, सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया मजबूत होती है, सभी गलतियां भूल जाती है, यह दंड सीखने को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 7th का आ जाएगा 2, सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया मजबूत होती है, सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया मजबूत होती है। थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, तो इसमें सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया मजबूत होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रूनर के अनुसार खोज द्वारा अधिगम में शिक्षक क्या करता है? डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग की बात करता है। ब्रूनर के अनुसार खोज द्वारा अधिगम में शिक्षक क्या करता है? तो इसमें डिस्कवरी लर्निंग जो है ब्रूनर की है, उसमें तैयार उत्तर देता है, समस्या देकर खोज हेतु प्रेरित करता है, केवल व्याख्यान करता है या कठोर अनुशासन करता है? तो 8th का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, समस्या देकर खोज हेतु प्रेरित करता है, समस्या देकर खोज हेतु प्रेरित करता है। यानी डिस्कवरी लर्निंग में क्या है, पहले समस्या दी जाती है फिर उसकी खोज की जाती है, तो समस्या देकर खोज हेतु प्रेरित करता है, ये ब्रूनर के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, समस्या देकर खोज हेतु प्रेरित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लूम की संज्ञानात्मक उद्देश्यों की श्रेणी में आवेदन किस स्तर पर आता है? अप्लाई जो है ब्लूम की संज्ञानात्मक श्रेणी की संज्ञानात्मक उद्देश्यों की श्रेणी में आवेदन जो है किस स्तर पर आता है? न्यूनतम स्तर पर आता है, मध्य स्तर पर आता है, सर्वोच्च स्तर पर आता है या श्रेणी से? अप्लाई, देखिए अप्लाई जो है 9th का हमारे पास मध्य स्तर पर, बीच में अप्लाई आता है, फिर उसके बाद जो है अप्लाई के बाद फिर हमारे पास इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, फिर उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारे जो बीच में है अप्लाई आ जाएगा, मध्य स्तर पर हमारे पास जो है आवेदन आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, मध्य स्तर पर, देखिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
समावेशी शिक्षा का मुख्य, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को समान अवसर और समर्थन देना, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान, या केवल शारीरिक विकास। देखिए केवल जहाँ वर्ड आ जाए, मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा, तो आपको राइट इसका क्लिक नहीं करना। केवल जो है नेगेटिव में आ जाता है, तो इसको क्रॉस कर देना है। तो इसका राइट आंसर है सभी बच्चों को समान अवसर और समर्थन देना। देखिए विशेष बच्चों को अलग करना ये इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर और समर्थन देना। तो इसका राइट आंसर सभी बच्चों को समान अवसर और समर्थन देना। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सभी बच्चों को समान अवसर और समर्थन देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सर्वोच्च स्तर क्या है? हायरार्की थ्योरी जो है इब्राहिम मैस्लो ने दी थी, आप सभी को याद है। इसमें जो है उच्चतम श्रेणी क्या है, उच्चतम स्तर क्या है, श्रेणी क्या, इसका उच्चतम स्तर क्या है? सुरक्षा है, सम्मान है, आत्म साक्षात्कार है, या संबद्धता और प्रेम है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा आत्म साक्षात्कार। तो चलिए हम चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी आत्म साक्षात्कार मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सर्वोच्च स्तर पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। एरिक एरिक्सन के उद्योग बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का काल सामान्यतः कब होता है? एरिक एरिक्सन ने, सभी जानते हैं, जो है हमारे पास 8 स्टेजेस दी है। 8 जो है उसने हमारे पास जो है एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं। तो इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का जो है उद्योग बनाम हीनता का काल कब है? 0 से 1 वर्ष है, 3 से 6 वर्ष है, 6 से 12 वर्ष है, या 12 से 18 वर्ष है? तो इसका राइट आंसर 12 का हमारे पास आ जाएगा 3, यानी 6 से 12 वर्ष। तो उद्योग बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष। तो चलिए इसका चेक करते हैं आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 से 12 वर्ष। एरिक एरिक्सन ने 6 से 12 वर्ष के जो बालकों को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पियाजे की थ्योरी है, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तार्किक संचालन है, आत्म केंद्रिता और प्रतीकात्मक सोच है, अमूर्त तर्क है, संगठनात्मक सोच है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 13 का 2 आ जाएगा, यानी आत्म केंद्रिता और प्रतीकात्मकता सोच। तो पूर्व संक्रियात्मक पियाजे की जो है सेकंड स्टेज आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड आ जाएगा हमारे पास मूर्त संक्रियात्मक, और फोर्थ आ जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक सेकंड स्टेज आ जाएगा। इसमें आत्म केंद्रिता और प्रतीकात्मक सोच बच्चे के अंदर आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक मुख्यतः क्या कर पाता है? ये देखिए पियाजे की फोर्थ स्टेज आ जाएगी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक मुख्यतः क्या कर पाता है? ठोस वस्तुओं पर तर्क करता है, अमूर्त व काल्पनिक तर्क करता है, केवल अनुकरण करता है, या संवेदी अन्वेषण करता है? तो 14 का हमारे पास राइट आंसर 2 आ जाएगा, यानी अमूर्त व काल्पनिक तर्क बच्चा करता है। तो पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त काल्पनिक तर्क करना सीख जाता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी अमूर्त व काल्पनिक तर्क पर तर्क कर पाता है बच्चा, यानी फोर्थ स्टेज में आके बच्चा अमूर्त व काल्पनिक तर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है टर्म एंड ग्रेड देना, सीखने की कठिनाइयों की पहचान, तुलनात्मक रैंकिंग, या दंड निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी सीखने की कठिनाइयों की पहचान। इसका राइट आंसर सीखने की कठिनाइयों की पहचान। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन में याद है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में आप जो है बच्चे के जो सीखने में क्या कठिनाइयाँ आ रही है उसमें उसकी पहचान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, हमारे पास सीखने की कठिनाइयों की पहचान करता है बच्चा। तो डायग्नोस्टिक मूल्यांकन में सीखने की कठिनाइयों की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का प्रमुख लाभ क्या है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन का प्रमुख लाभ क्या है? केवल प्रमाण पत्र, निरंतर प्रतिपुष्टि और सुधार, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण निर्णय, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
तो इसका राइट आंसर 16 का हमारे पास आ जाएगा निरंतर प्रतिपुष्टि और सुधार। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? निरंतर प्रतिपुष्टि और सुधार है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास निरंतर प्रतिपुष्टि और सुधार आ जाएगा। तो चेक करते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, निरंतर प्रतिपुष्टि और सुधार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। सीखने में सकारात्मक स्थानांतरण कब होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर कब होता है? नई सीख पुरानी सीख में बाधा दे। देखिए, नई सीख और पुरानी सीख में बाधा दे वो तो नेगेटिव में आ जाएगा। नई सीख पर कोई प्रभाव ना पड़े ये भी नहीं आ जाता, ये इसमें है ज़ीरो ट्रांसफ़र आ जाएगा। पुरानी सीख नई सीख को सहारा दे और यह दोनों में भ्रम दे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 3 है, पुरानी सीख जो है नई सीख को सहारा दे। देखिए, नई सीख पुरानी सीख में बाधा देते तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाता है। नई सीख पर कोई प्रभाव ना पड़े, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाती है। बट पुरानी सीख नई सीख को सहारा दे, ये पॉजिटिव लर्निंग पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है पुरानी सीख जो है नई सीख को सहारा देता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी पुरानी सीख नई सीख को सहारा देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। रेडिनेस किस सिद्धांत से अधिक जुड़ा है? रेडिनेस किस सिद्धांत से अधिक जुड़ा है? पियाजे की अवस्था सिद्धि से है, थॉर्नडाइक के नियम पर है, या कोलबर्ग का स्तर है, या फ्राइड का मनोविश्लेषण है? तो रेडिनेस जो है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। रेडिनेस थॉर्नडाइक का नियम है, यानी तत्परता। यानी बच्चा जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी में है, घोड़े को ज़बरदस्ती पानी पिलाया जा रहा है कि तू पानी पी पानी पी, बट जब तक वो खुद ही पानी पीने के लिए तत्पर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, वो कैसे जो है वो वो कैसे पानी नहीं पी सकेगा। ऐसे ही एक बच्चा है, उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं तू पढ़ पढ़ पढ़, पर वो जब तक पढ़ेगा नहीं, खुद से नहीं पढ़ेगा, वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए थॉर्नडाइक का जो नियम है रेडिनेस के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। सीखने का वक्र यानी लर्निंग कर्व्स क्या दर्शाता है? लर्निंग कर्व्स जो है समय के साथ प्रदर्शन या उपलब्धि का प्रवृत्ति मूलक ग्राफ होता है, केवल बुद्धि का मापन होता है, केवल व्यवहार का प्रकार है, या समूह का आकार है? सीखने क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास राइट आंसर है समय के साथ प्रदर्शन है, उपलब्धि का प्रवृत्ति मूलक ग्राफ होता है। तो देखिए, केवल बुद्धि का मापन और केवल व्यवहार, ये देखिए नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे, केवल जो है नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो राइट आंसर समय के साथ प्रदर्शन यानी सीखने की वक्र जो है लर्निंग कर्व जो है समय के साथ प्रदर्शन यानी उपलब्धि का प्रवृत्ति मूलक ग्राफ होता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, समय के साथ प्रदर्शन यानी उपलब्धि का प्रवृत्ति मूलक ग्राफ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। मिश्रित क्षमता कक्षा में सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? मिश्रित क्षमता कक्षा में सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? एक ही गति से पढ़ाना है, भिन्नीकृत शिक्षण यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, केवल तेज बच्चों पर ध्यान, या कमजोर बच्चों की अनदेखी? मिश्रित क्षमता कक्षा में सबसे उपयुक्त रणनीति क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है 2, यानी भिन्नीकृत शिक्षण होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है ये। तो मिश्रित क्षमता जो है कक्षा में जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के लिए उपयुक्त रणनीति होती है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। समूह कार्य से क्या सबसे अधिक विकसित होता है? समूह कार्य से केवल प्रतिस्पर्धा होती है, सहयोग व संप्रेषण कौशल होता है, केवल रटना, या व्यक्तिगत कार्य? देखिए, समूह यानी बच्चा जो है समूह में बैठकर कार्य करे, यानी ग्रुप्स में बच्चों को जो है कार्य करवाना जो है टीचर के लिए ईजी हो जाता है बच्चों को पढ़ाना। उसमें क्या है, बच्चे एक दूसरे पेयर लर्निंग से पढ़ना सीख जाते हैं। तो इसमें केवल प्रतिस्पर्धा, केवल रटना और व्यक्तिगत कार्य तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएंगे, ये तीनों ही गलत है। तो इसका सहयोग और संप्रेषण कौशल है। तो इसका राइट आंसर सहयोग व संप्रेषण कौशल है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी पीयर लर्निंग में जो है ग्रुप लर्निंग में है बच्चा समूह ग्रुप वर्क में बच्चा सहयोग और संप्रेषण कार्य जो करने से सबसे अधिक विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। कौशल आधारित उद्देश्यों का आंकलन किससे सर्वाधिक उपयुक्त है? कौशल आधारित उद्देश्यों का आंकलन
किससे सर्वाधिक उपयुक्त है? लिखित परीक्षा से है, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन से है, केवल मौखिक से है, या याददाश्त परीक्षण से है? देखिए, कौशल आधारित उद्देश्य जो है वो प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन जो है इससे सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। कौशल आधारित उद्देश्यों का आंकलन जो है किससे सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन से। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। इंक्लूसिव कक्षा में आईईपी का क्या अर्थ है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इंक्लूसिव कक्षा में आईईपी का क्या अर्थ है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, इंटरनेशनल एग्जाम पैटर्न है, इंटीग्रेटेड एक्स्ट्रा प्रोग्राम है, या इंक्लूसिव इवैल्यूएशन पॉलिसी है? तो 23 का राइट आंसर 1 आ जाएगा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। यानी हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल जो है जो एजुकेशन, इंडिविजुअल शिक्षा जो है हर बच्चे को प्रदान की जाए। यानी कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, उसको कैसे टीचर सॉल्व करे, ये इस चीज़ पर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन और आईईपी जो है वो काम करते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो आईईपी का अर्थ है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो चलिए 24 पर चलते हैं। SCERT का मुख्य कार्य क्या है? SCERT का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा का न्यायालय है, शिक्षा का न्यायालय है, राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण विकास है, विश्वविद्यालय परीक्षा लेना है, या निजी स्कूल प्रबंधन है? देखिए, SCERT का जो मुख्य कार्य है राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या और परीक्षण विकास है। राज्य स्तर पर जो है पाठ्यचर्या और परीक्षण विकास है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण विकास है। तो SCERT का मुख्य कार्य है राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण विकास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर चलते हैं। सीखने की शैली की समझ शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? लर्निंग स्टाइल जो है वो बच्चे की शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? एक रूपी पढ़ाने हेतु, भिन्न छात्रों के अनुकूल गतिविधि चुनने हेतु, दंड बढ़ाने हेतु, या केवल गृह कार्य देने हेतु? तो 25 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी भिन्न भिन्न छात्रों के अनुकूल गतिविधि चुनने हेतु। यानी किसमें क्या बच्चे के अंदर एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या ये बच्चा कर सकता है, इसकी समझ बढ़ाने के लिए। यानी कोई बच्चा किसी चीज़ में ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई बच्चा किसी चीज़ में ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो इस चीज़ को पहचानने के लिए होता है सीखने के जो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका राइट आंसर है भिन्न छात्रों के अनुकूल गतिविधि चुनने हेतु है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भिन्न छात्रों के अनुकूल गतिविधि चुनने हेतु है। तो 26 पर चलते हैं। प्रेरणा यानी मोटिवेशन किस प्रकार की हो सकती है? केवल बाह्य हो सकती है, केवल आंतरिक होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों है, या कोई नहीं? देखिए, मोटिवेशन जो है वो किस प्रकार की हो सकती है? तो 26 का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, आंतरिक और बाह्य। यानी मोटिवेशन 2 टाइप्स की होती है जो है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। आंतरिक जिसमें खुद से ही ज्ञान प्राप्ति होती है, बाह्य यानी दूसरों को दिखाने के लिए। तो ये मोटिवेशन जो है हमारे पास आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, आंतरिक और बाह्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। अंतर्निहित प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? इनाम पाने के लिए पढ़ना, डांट से बचने के लिए पढ़ना, ज्ञान के आनंद के लिए पढ़ना, और प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना। देखिए, इनाम पाने के लिए पढ़ना है तो इसमें क्या है, हम बाहरी तरीके से दूसरों को दिखाने के लिए, देखिए मैं जीत गया, इनाम मिल गया मुझे, तो जो है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी बाहरी अभिप्रेरणा है। डांट से बचने के लिए पढ़ना, यानी टीचर्स की डांट से बचने के लिए बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, ये भी जो है बाहरी अभिप्रेरणा होती है, बाहरी प्रेरणा होती है।
यानी जो है ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती। ज्ञान के आनंद के लिए पढ़ना, ये देखिए ज्ञान के आनंद के लिए पढ़ना ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, यानी खुद के ही प्लेजर के लिए पढ़ना ही ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना ये भी बाहरी होता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, ज्ञान के आनंद के लिए, यस, राइट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का पहला चरण सामान्यतः क्या होता है? समाधान की जांच है, समस्या की पहचान करना है, निष्कर्ष लेखन है, या विकल्पों का मूल्यांकन करना है। तो 28 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। देखिए समस्या की पहले हम पहचान की जाती है। डॉक्टर के पास रोगी जाता है तो वो पहले क्या है उसके जो है देखता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या रोग है, उसकी पहचान करना सबसे पहले की जाती है। ऐसे ही जो है टीचिंग में जो है बच्चे के पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें जो है समस्या समाधान विधि में सबसे पहले ये देखता है टीचर कि इस बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी पहचान करना है। तो समस्या की पहचान करना या परिभाषा जो है उसका पहला चरण होता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। समस्या की पहचान करना जो है ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर चलते हैं। मोंटेसरी की तैयारी वातावरण का क्या उद्देश्य है? मोंटेसरी की तैयारी वातावरण शिक्षक केंद्रित कक्षा है, स्वनिर्देशित सीखने के अवसर हैं, केवल अनुशासन है, ये केवल परीक्षा तैयारी है। तो मोंटेसरी का जो है जो तैयारी वातावरण है स्वनिर्देशित सीखने के अवसर हैं, खुद को निर्देश देना और ये है सीखने के अवसर मिलते हैं इससे। प्रिपेयर एनवायरनमेंट में बच्चा खुद से ही खुद को निर्देश देता है और वो सीखने के लिए अवसर होता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। स्वयं से ही निर्देशित करता है तो इससे सीखने के अवसर मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान जो है किस पर बल देते हैं? गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान है समग्रता यानी संपूर्णता की धारणा, केवल भागों का योग, दंड का प्रभाव या अनुवांशिकता। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा, समग्रता की धारणा यानी संपूर्णता। होल की गेस्टॉल्टवाद है जो वो एट द होल कंसेप्ट को ही जो है आगे बढ़ाते हैं, तो उस पर बल देते हैं एट द होल कंसेप्ट पर। तो संपूर्णता और समग्रता की धारणा है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी एट द होल जो है कंसेप्ट को पर ही बल देते हैं गेस्टॉल्टवाद। तो आप जानते हो गेस्टॉल्टवाद कोहलर, कोफका, वर्दीमर ये है गेस्टॉल्टवाद है, गेस्टॉल्टवादी है। तो इन्होंने एट द होल कंसेप्ट पर ही बल दिया है। तो आप, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।